इमेजिन कीजिए कि दुनिया की सबसे शानदार, सबसे एडवांस्ड कार किसी के पास है। डिजाइन एकदम फ्लॉलेस है, सीट्स एकदम प्रीमियम लेदर की हैं। और मतलब हर वो फीचर मौजूद है जो एक इंसान सोच सकता है ना? एग्जैक्टली देखने में वो कार एकदम मास्टरपीस लगती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस पूरी कार में इंजन ही ना हो तो फिर वो कार किसी काम की नहीं है। वो तो महज एक शोपीस बनकर रह जाएगी जिसे बस दूर से देखा जा सकता है। बिल्कुल। और हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स यानी जो मौलिक अधिकार दिए गए ना, जैसे आज़ादी से बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार, वो सब उसी शानदार कार की तरह हैं। राइट। लेकिन एक पल के लिए ना उस पावर डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है स्टेट यानी हमारी सरकार और उसका पूरा सिस्टम जो असीमित शक्तियों से भरा हुआ है। हाँ, जो बहुत पावरफुल है। और दूसरी तरफ है एक अकेला आम इंसान। अगर वो पावरफुल स्टेट या कोई ताकतवर संस्था उस आम इंसान के अधिकारों को कुचल दे और उस इंसान के पास शिकायत करने का कोई रास्ता ही ना हो, तो वो सारे मौलिक अधिकार उस बिना इंजन की कार की तरह बेमानी हो जाएंगे। मतलब वो सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ खूबसूरत वादे बनकर रह जाएंगे। एग्जैक्टली। और यहीं पर इस पूरी कहानी में एंट्री होती है उस इंजन की जो इस कार को असलियत में दौड़ाता है। वो इंजन जो स्टेट की असीमित ताकत को बैलेंस करता है, राइट? बिल्कुल। यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 32 की, जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में, यानी हमारी इस डीप डाइव में, हमारा मिशन बहुत ही क्लियर है। हाँ, आज हम आर्टिकल 32 की उस पावर को डिकोड करेंगे और उन 5 रिट्स के जादुई टूलकिट को समझेंगे जो हमारे अधिकारों को सिर्फ किताबी शब्दों से निकालकर एक ग्राउंड लेवल की ताकत बनाते हैं। और आपको पता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था तो उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल यानी हृदय और आत्मा कहा था। अरे वाह, हार्ट एंड सोल, मतलब उन्होंने इतना बड़ा दर्जा दिया इसे। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे संविधान ने एक आम इंसान के हाथों में सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल थमा दी है। बिल्कुल। अब देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 32 आखिर काम कैसे करता है। राइट, क्योंकि हमारे देश में न्याय पाने का एक तय रास्ता तो है ही। मतलब अगर कोई विवाद होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता है। हाँ, और वहां से बात ना बने तो हाई कोर्ट में अपील होती है। एग्जैक्टली। और फिर कई सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कहीं जाकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। ये एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला प्रोसेस होता है। और खर्चीला भी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आर्टिकल 32 इस पूरे सिस्टम को बाईपास कर देता है। बाईपास कर देता है मतलब सीधा जंप। हाँ, क्योंकि आर्टिकल 32 कोई आम कानून नहीं है, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे न्यायपालिका की निचली सीढ़ियां चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। वो सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो इसे एक वीआईपी एक्सेस पास की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा पास जो सीधा सबसे बड़े बॉस तक पहुंचने का रास्ता देता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी सिर्फ न्याय देना नहीं है, बल्कि संविधान ने उसे इन अधिकारों का गारंटर और डिफेंडर बनाया है। मतलब कोर्ट को हर हाल में इन अधिकारों की रक्षा करनी ही होगी। पर देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये अधिकार मौजूद है। बात यह है कि ये अधिकार कितना मजबूत है। हाँ, मतलब क्या सरकारें चाहें तो इसे बदल सकती हैं? इस बात की गहराई समझने के लिए हमें 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस के पन्नों को पलटना होगा। ओहो, केशवानंद भारती केस, ये तो बहुत फेमस है। हाँ, ये वो दौर था जब सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच इस बात की खींचतान चल रही थी कि किसके पास ज्यादा पावर है। इस केस में 13 जजों की एक बेंच बैठी थी। 13 जज, मतलब भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बेंच। एग्जैक्टली। और इस बेंच ने बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि संविधान एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर है। देश की संसद उस घर की दीवारों का रंग बदल सकती है, खिड़कियां बदल सकती है, मतलब कानूनों में संशोधन कर सकती है। लेकिन वो संसद उस घर की नींव यानी फाउंडेशन को नहीं तोड़ सकती। बिल्कुल। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि आर्टिकल 32 उस घर की नींव का, उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अरे वाह, इसका मतलब है कि देश की संसद चाहे उसके पास कितना भी भारी बहुमत क्यों ना आ जाए,
वो संविधान में संशोधन करके भी आर्टिकल 32 को खत्म नहीं कर सकती। हाँ, ये हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। लेकिन क्या ये नींव हर तूफान में मजबूत खड़ी रही? क्योंकि मुझे याद आ रहा है इसका सबसे बड़ा टेस्ट तो 1975 में हुआ होगा, जब देश में इमरजेंसी लगी थी। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। उस समय फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। हाँ, लोगों को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी वजह के रातों रात जेलों में डाला जा रहा था। पूरा देश एक डर के साए में था। तो तब ये सवाल उठा कि क्या ऐसे हालात में आर्टिकल 32 किसी काम का है? उस दाख दौर ने पूरे लीगल सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। तो फिर इसका समाधान कैसे निकला? देखिए, इसी तजुर्बे से सीखते हुए इमरजेंसी के बाद जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र जोड़ दिया गया। अच्छा, वो क्या था? ये तय किया गया कि चाहे देश में कैसी भी इमरजेंसी क्यों ना लगी हो, आर्टिकल 20 और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसे कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ओहो, अब मैं क्रोनोलॉजी समझ रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं हो सकता, इसलिए उस अधिकार को बचाने वाला आर्टिकल 32 भी हमेशा जिंदा रहेगा। एग्जैक्टली। सरकार अब कभी भी जीवन जीने के अधिकार के मामले में कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं कर सकती। तो अब तक हमने ये समझा कि आर्टिकल 32 एक ढाल है, लेकिन जब कोर्ट इस ढाल का इस्तेमाल करता है तो वो हवा में तीर तो नहीं चलाता? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास इन अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक लीगल हथियार हैं। और इन्हीं हथियारों को कानूनी भाषा में रिट्स कहा जाता है, राइट? हाँ, आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। तो चलिए अब इस जादुई टूल किट को गहराई से डिकोड करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला और सबसे ताकतवर हथियार है हेबियस कॉर्पस। ये एक लैटिन शब्द है ना? हाँ, और अगर इसका शाब्दिक अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी शरीर को प्रस्तुत करो। शरीर को प्रस्तुत करो। तो जब हम पावर डायनामिक्स की बात करते हैं तो स्टेट या पुलिस के पास सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? किसी भी इंसान की आज़ादी छीन लेना, उसे कैद कर लेना। राइट। और हेबियस कॉर्पस इसी असीमित ताकत पर लगाम लगाता है। मतलब ये गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ किसी भी इंसान का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। एग्जैक्टली। जब पुलिस या कोई भी अथॉरिटी किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी वजह के बंदी बना लेती है, तो कोर्ट इस रिट के जरिए एक सीधा और कड़क आदेश देता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने इसी वक्त पेश करो, है ना? हाँ, कोर्ट कहता है कि हम खुद देखेंगे कि उसे कैद करने की जो वजह है वो कानून की नजरों में सही है या नहीं। और अगर कोर्ट को लगता है कि हिरासत गैरकानूनी है तो वो तुरंत उस इंसान को आजाद करने का हुक्म देता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल एप्लीकेशन। ये क्या होता है? थोड़ा समझाइए। देखिए, आमतौर पर जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, यानी वो नीचे खड़े नागरिक को ऊपर बैठी सरकार के खिलाफ बचाते हैं। राइट, सिटीजन वर्सेस स्टेट। हाँ, लेकिन हेबियस कॉर्पस हॉरिजॉन्टल तरीके से भी काम करता है। हॉरिजॉन्टल मतलब प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी? एग्जैक्टली। ये सिर्फ सरकार या पुलिस के खिलाफ नहीं, बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। अरे वाह। मान लीजिए कोई प्राइवेट इंसान, कोई माफिया या कोई भी आम व्यक्ति किसी को किडनैप कर ले या जबरन बंधक बना ले, तो उसके खिलाफ भी हेबियस कॉर्पस की रिट जारी की जा सकती है। 100%। और इस रिट की असली कीमत को समझने के लिए हमें इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक और ऐतिहासिक केस में जाना होगा। कौन सा केस? 1976 का एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। इसे कानून की दुनिया में हेबियस कॉर्पस केस के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा, ये तो फिर से इमरजेंसी वाले दौर की बात हो गई। हाँ, इमरजेंसी का पीक था। सरकार ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला और कहा कि इमरजेंसी के दौरान किसी के पास भी आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट जाने का हक नहीं है। बाप रे, मतलब जीने का अधिकार ही छीन लिया। हाँ, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। लेकिन उस दिन जो हुआ वो बहुत ही निराशाजनक था। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन 4 जजों के बहुमत ने सरकार के पक्ष में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश के लीगल सिस्टम को निराश कर दिया। उन 4 जजों ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान नागरिकों से हेबियस कॉर्पस के तहत कोर्ट जाने का अधिकार छिन जाता है। मतलब पुलिस अगर किसी को बिना वजह उठा ले तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता? एग्जैक्टली। ये रूल ऑफ लॉ पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। लेकिन वो जो 5वें जज थे
उनका क्या स्टैंड था? वो एक जज ऐसे थे जिन्होंने इतिहास की धारा के खिलाफ तैरने का फैसला किया। उनका नाम था जस्टिस HR खन्ना। जस्टिस खन्ना, हाँ, इनका नाम तो काफी इज्जत से लिया जाता है। बिल्कुल। उन्होंने जो डिसेंट यानी असहमति जताई, वो आज भी दुनिया भर की अदालतों में एक मिसाल की तरह पढ़ाई जाती है। उन्होंने क्या कहा था अपने जजमेंट में? उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि बिना ट्रायल के हिरासत पर्सनल लिबर्टी के लिए एक अभिशाप है। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा कि जीवन और आज़ादी का अधिकार कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो सरकार ने हमें संविधान के जरिए दिया है। ये अधिकार तो इंसान के पास संविधान बनने से पहले भी था। अरे वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल थॉट है। मतलब कोई भी सरकार, कोई भी इमरजेंसी इस बुनियादी मानवाधिकार को छीन ही नहीं सकती। बिल्कुल। हालांकि उस वक्त जस्टिस खन्ना का ये अकेला डिसेंट हार गया था और उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। उन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया गया। ये तो बहुत अनफेयर था, लेकिन मैंने सुना है कि बाद में इस फैसले को पलट दिया गया था। हाँ, इतिहास हमेशा सच का साथ देता है। सालों बाद 2017 में जब जस्टिस KS पुट्टास्वामी जजमेंट आया, जिसे हम राइट टू प्राइवेसी केस भी कहते हैं, सुर में ADM जबलपुर के उस पुराने बहुमत वाले फैसले को गलत ठहराया और पलट दिया। 9 जजों ने कहा कि जस्टिस खन्ना उस दिन बिल्कुल सही थे। वाओ, मतलब फाइनली कोर्ट ने साफ कर दिया कि रूल ऑफ लॉ हमेशा सर्वोपरि रहेगा और हेबियस कॉर्पस की ताकत को कभी भी कमजोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अब यहाँ एक और बात सोचिए, जब हम हिरासत या कैद की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत पुलिस और जेल की सलाखें आती हैं, राइट? हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन हेबियस कॉर्पस का दायरा इससे बहुत बड़ा है। इसका एक बहुत ही क्रांतिकारी रूप हमें बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में देखने को मिला। बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ये 1980 के दशक की बात है ना? हाँ, फरीदाबाद की पत्थर खदानों में सैकड़ों मजदूरों को बंधुआ बनाकर जानवरों जैसी हालत में काम करवाया जा रहा था। उनके पास कोई लीगल जानकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का वकील करना तो दूर की बात थी। तो फिर वो कोर्ट तक कैसे पहुंचे? तब स्वामी अग्निवेश के बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट को एक साधारण सी चिट्ठी लिखी और यहीं पर आर्टिकल 32 का एक नया रूप सामने आया। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। अच्छा, तो कोर्ट ने उस साधारण चिट्ठी को ही रिट पिटीशन मान लिया। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि जो इंसान कर्ज के बोझ तले दबा है, जो बंधुआ मजदूर है, वो खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ने कैसे आएगा? राइट, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोर्ट ने आर्टिकल 23 के तहत फोर्स्ड लेबर को असंवैधानिक माना और उन मजदूरों को उस नर्क से आजाद कराने के लिए हेबियस कॉर्पस का ही इस्तेमाल किया। अरे वाह, तो देखिए कैसे एक कानूनी टूल जो असल में पुलिस के खिलाफ बना था, वो गरीब और शोषित लोगों के लिए सोशल जस्टिस का एक हथियार बन गया। बिल्कुल। तो हेबियस कॉर्पस हमें गैर कानूनी कैद से बचाता है। लेकिन क्या हो जब कोई आपको कैद तो ना करे लेकिन अपना काम करने से ही मना कर दे? मतलब इमेजिन कीजिए कि कोई सरकारी अधिकारी है जिसकी ड्यूटी है आपका काम करना, लेकिन वो फाइल दबा कर बैठ जाए, तब हम क्या करेंगे? यहीं पर एंट्री होती है हमारी दूसरी रिट की, मैंडेमस। मैंडेमस, इसका लैटिन मतलब है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। एग्जैक्टली। इसे एक बहुत ही सख्त कमांडिंग मैनेजर की तरह समझिए। जब किसी सिस्टम में अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूलकर सो जाएं या अपनी पब्लिक ड्यूटी निभाने से साफ इनकार कर दें, तो कोर्ट मैंडेमस के जरिए उन्हें जगाता है। कोर्ट सीधा आदेश देता है कि भाई आपका लीगल कर्तव्य है और आपको ये काम करना ही होगा। बिल्कुल। अगर हेबियस कॉर्पस बॉडीगार्ड है तो मैंडेमस एक कमांडर है जो सिस्टम को काम करने पर मजबूर करता है। ये पब्लिक अथॉरिटीज को जनता के प्रति अकाउंटेबल बनाने का सबसे मजबूत तरीका है। लेकिन क्या ये कमांडर किसी को भी आदेश दे सकता है? मतलब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी तो होंगे। हाँ, इसके कुछ बहुत ही सख्त अपवाद हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। बताइए। पहली बात, मैंडेमस किसी प्राइवेट संस्था या किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि रिट्स का मकसद तो सरकारी पावर को कंट्रोल करना है, राइट? एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी पर तो कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं होती। एग्जैक्टली। दूसरी बात, ये भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के खिलाफ जारी नहीं हो सकता। उन्हें संविधान के तहत कुछ विशेष छूट मिली हुई है ताकि वो बिना किसी दबाव के अपने संवैधानिक फैसले ले सकें। ये भी मेक सेंस। और कोई एक्सेप्शन? हाँ, और तीसरी सबसे अहम बात, मैंडेमस सिर्फ उन कामों के लिए जारी होता है जो मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य? हाँ,
कानूनी भाषा में समझें तो दो तरह की ड्यूटी होती हैं, एक जो अधिकारी को करनी ही है और दूसरी जो डिस्क्रिशनरी है, यानी जो अधिकारी के अपने विवेक या इच्छा पर निर्भर करती है। ओके, तो अगर कानून कहता है कि अधिकारी को फलां काम करना ही होगा और वो नहीं करता तो कोर्ट मैंडेमस जारी करेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर कानून में लिखा है कि अधिकारी चाहे तो ये काम कर सकता है, तो कोर्ट उसे वो काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कोर्ट किसी की सोच या विवेक को हाईजैक नहीं कर सकता। राइट। चलिए, अब सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि जब अथॉरिटी कुछ गलत करती है तो हेबियस कॉर्पस आता है, और जब अथॉरिटी कुछ करती ही नहीं है तो मैंडेमस आता है। लेकिन तब क्या होगा जब कोई निचली अदालत या कोई सरकारी अथॉरिटी काम तो कर रही है लेकिन अपनी पावर यानी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम कर रही है? इन स्थितियों से निपटने के लिए हमारे टूल किट में दो और हथियार हैं, प्रोहिबिशन और सर्ट्योरारी। प्रोहिबिशन और सर्ट्योरारी, मैंने सुना है कि ये दोनों आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें न्यायपालिका के जुड़वा भाई यानी जुडिशियल ट्विन्स कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन दोनों का ही मुख्य काम निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल्स को उनकी हद में यानी उनकी जुरिस्डिक्शन में रखना है। अब इन दोनों के बीच के फर्क को अक्सर लोग बहुत कंफ्यूजिंग मानते हैं। हाँ, नाम थोड़े हैवी हैं। तो इसे बिल्कुल शीशे की तरह साफ करने के लिए चलिए एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और बहुत सारी ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे लगी हैं। ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड या रोकना। मान लीजिए एक यात्री गलती से गलत ट्रेन में चढ़ने जा रहा है। ओके। टिकट चेकर ने उसे सीढ़ियों पर ही देख लिया और तुरंत रोक दिया कि रोको भाई, ये तुम्हारी ट्रेन नहीं है, तुम इसमें नहीं जा सकते। तो ये प्रोहिबिशन है। एग्जैक्टली, ये प्रिवेंटिव है, यानी गलती होने से पहले ही उसे रोक देना। और अगर इसे कानूनी भाषा में कहें तो जब किसी निचली अदालत में कोई केस चल रहा हो, मतलब केस अभी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट को पता चले कि वो अदालत अपनी पावर से बाहर जाकर सुनवाई कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन की रिट जारी करता है। इसका सीधा सा मतलब है रोको, इस केस पर सुनवाई का अधिकार तुम्हें नहीं है, इसे यहीं रोक दो। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और दूसरी तरफ है सर्ट्योरारी। इसका लैटिन मतलब है टू बी सर्टिफाइड। तो अब वापस उसी ट्रेन वाले उदाहरण पर चलते हैं। मान लीजिए वो यात्री न सिर्फ गलत ट्रेन में चढ़ गया बल्कि ट्रेन स्टेशन से निकल गई और वो अगले स्टेशन पर उतर भी गया। ओह, मतलब अब टिकट चेकर उसे ट्रेन में चढ़ने से तो नहीं रोक सकता क्योंकि घटना तो हो चुकी है। राइट। अब क्या होगा? अब उस यात्री को वापस सही जगह लाना होगा, उसकी गलत टिकट कैंसिल करनी होगी और उस गलती को सुधारना होगा। और यही सर्ट्योरारी है। एग्जैक्टली। जब निचली अदालत कोई फैसला सुना चुकी होती है यानी जजमेंट आ चुका है और बाद में ये पता चलता है कि वो फैसला गैर कानूनी है या कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वो फैसला सुनाया है या फिर नेचुरल जस्टिस के नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट सर्ट्योरारी के जरिए उस फैसले को क्वैश कर देता है यानी रद्द कर देता है। तो प्रोहिबिशन गलती होने से रोकता है यानी प्रिवेंटिव, और सर्ट्योरारी अगर गलती हो गई है तो उसे सुधारता है यानी क्यूरेटिव। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ है जो हर नागरिक को जानना चाहिए। इवोल्यूशन? कैसा इवोल्यूशन? पहले के समय में एक सख्त नियम था कि सर्ट्योरारी सिर्फ जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडीज यानी अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ ही इस्तेमाल होती थी। ओके। लेकिन कानून कोई ठहरा हुआ पानी तो है नहीं, ये एक बहती हुई नदी है। तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और इस जुडिशियल ट्विन का दायरा बढ़ा दिया। अच्छा, तो अब ये किस पर लागू होता है? अब सर्ट्योरारी का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज यानी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी हो सकता है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रशासनिक अधिकारी मतलब वो लोग जो सरकार चलाते हैं, जो नीतियां लागू करते हैं। एग्जैक्टली। मान लीजिए कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी मनमाने ढंग से बिना आपका पक्ष सुने आपका कोई ट्रेड लाइसेंस कैंसिल कर देती है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, लेकिन चूंकि इससे मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है तो अब कोर्ट सर्ट्योरारी का इस्तेमाल करके उस मनमाने आदेश को रद्द कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ये आम इंसान के लिए ब्यूरोक्रेसी की मनमानी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत है। वाह। और अब बारी है हमारे आखिरी और 5वें हथियार की, जो शायद लोकतंत्र की पारदर्शिता के लिए सबसे जरूरी है। हाँ, इसका नाम है को वारंटो यानी सत्ता का चौकीदार। को वारंटो का लैटिन में अर्थ होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से। किस अधिकार से? तो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि पब्लिक ऑफिस यानी सार्वजनिक पदों पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग बैठें जो उसके लिए कानूनी तौर पर योग्य हों। बिल्कुल।
ये रिट ये पक्का करती है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति किसी सरकारी पद पर अवैध रूप से कब्जा ना कर ले। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का पद है। कानून के मुताबिक उस पद पर बैठने वाले के पास पीएचडी की डिग्री और 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अचानक कोई व्यक्ति जिसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, अपनी राजनीतिक पहुंच या जुगाड़ से उस कुर्सी पर बैठ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और कोर्ट उस जुगाड़ वाले अधिकारी से को वारंटो के जरिए सीधा सवाल करेगा, भैया जरा ये बताइए कि आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। और अगर वो इंसान अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाता या उसकी नियुक्ति गैर कानूनी पाई जाती है तो क्या होगा? तो कोर्ट उसे उसी वक्त उस पद से बाहर निकाल फेंकता है। इस रिट की एक बहुत ही खास बात है जो इसे बाकी चारों रिट से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। आप लोकस स्टैंडी की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। लीगल दुनिया में लोकस स्टैंडी का सीधा सा मतलब है किसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हक है। हाँ, और आमतौर पर नियम यह है कि सिर्फ वही इंसान कोर्ट जा सकता है जिसके खुद के अधिकारों का हनन हुआ हो। राइट, मतलब जो पीड़ित हो। आप किसी और की लड़ाई लड़ने कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन को वारंटो के मामले में लोकस स्टैंडी के नियम में भारी ढील दी गई है। इसमें कोई भी आम नागरिक, चाहे वो सीधे तौर पर उस नियुक्ति से प्रभावित हो या ना हो, वो कोर्ट में जाकर सवाल उठा सकता है। ऐसा क्यों? मतलब कोई भी क्यों जा सकता है? क्योंकि पब्लिक ऑफिस किसी की निजी संपत्ति नहीं होते, वो जनता की अमानत होते हैं। बिल्कुल सही बात। इसलिए जनता का कोई भी व्यक्ति ये पूछ सकता है कि हमारे टैक्स के पैसों से चलने वाले इस दफ्तर में ये अयोग्य इंसान कैसे बैठा है। ये तो सिस्टम में जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी लाने का सबसे मजबूत टूल है ना? हालांकि इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। को वारंटो सिर्फ उन पदों पर लागू होता है जो सब्सटेंटिव इन नेचर हो, यानी जो पद स्थायी हो और जो सीधे संविधान या किसी कानून द्वारा बनाए गए हों। ओके, मतलब आप इस रिट का इस्तेमाल किसी प्राइवेट कंपनी के मैनेजर या किसी एनजीओ के अध्यक्ष के खिलाफ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सत्ता और सरकार के गलियारों में होने वाले मनमानेपन को रोकने के लिए है। तो इस पूरे सफर के बाद हमने क्या देखा? चलिए इस डीप डाइव के तमाम धागों को एक साथ पिरोते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे हेबियस कॉर्पस एक बॉडीगार्ड बनकर इंसान को गैर कानूनी कैद से बचाता है, कैसे मैंडमस एक कमांडर की तरह सिस्टम को जगाता है और काम करवाता है, कैसे प्रोहिबिशन और सर्ट्योरारी न्यायपालिका के जुड़वा भाइयों की तरह अदालत और अफसरों को अपनी हद में रखते हैं, और कैसे को वारंटो एक चौकीदार की तरह अयोग्य लोगों को सत्ता की कुर्सी से दूर रखता है। तो आर्टिकल 32 और ये 5 रिट्स सिर्फ कानून की मोटी किताबों में लिखे हुए कुछ भारी भरकम लैटिन शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये वो ग्रेट इक्वलाइजर हैं जो एक अकेले निहत्थे नागरिक को असीमित ताकतों वाली सरकार के सामने बराबरी से खड़ा करते हैं। राइट? ये इस बात की गारंटी है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ हमेशा बना रहेगा। सरकारें कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाएं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की आज़ादी, समानता और गरिमा को कोई अपनी मनमर्जी से कुचल नहीं सकता। एग्जैक्टली। जब अधिकारों पर हमला होगा तब आर्टिकल 32 का ये इंजन उस संविधान रूपी कार को न्याय की मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन रुकिए, इस सफर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। वो क्या? एक ऐसा सवाल जो हमें कल की तरफ देखने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, जब संविधान निर्माताओं ने ये रिट्स बनाई थी तो उनके सामने स्टेट का मतलब था हाड़ मास के इंसान। हाँ, मतलब पुलिस वाले, मंत्री या सरकारी अफसर। राइट। लेकिन आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। प्रशासन, पुलिसिंग और यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी, डेटा और एल्गोरिदम का दखल बढ़ता जा रहा है। ये तो है, एआई हर जगह है। तो क्या होगा अगर भविष्य में किसी इंसान की आज़ादी या उसके अधिकार छीनने का फैसला कोई इंसान नहीं बल्कि कोई एआई सिस्टम ले रहा हो? ये तो काफी डरावना थॉट है। इमेजिन कीजिए, पुलिस का कोई प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम किसी इंसान को खतरा मानकर अलर्ट जनरेट कर दे और उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। या कोई ऑटोमेटेड सिस्टम गलत डेटा की वजह से आपका कोई बेसिक अधिकार रद्द कर दे। एग्जैक्टली। तब क्या होगा? क्या हमारी ये पारंपरिक रिट्स जो 70 साल पहले इंसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, उस एल्गोरिदम या उन लाइंस ऑफ कोड के खिलाफ भी उतनी ही प्रभावी होंगी? ये बहुत ही सॉलिड सवाल है। मतलब जब सामने कोई फिजिकल स्टेट या कोई अधिकारी हो ही ना, सिर्फ एक मशीन हो, तो हम मैंडेमस के जरिए उस मशीन को क्या आदेश देंगे? राइट। क्या हम किसी कोर्ट से को वारंटो के तहत पूछ पाएंगे कि बाय व्हाट अथॉरिटी? क्या आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे अधिकारों के बीच आएगी,
हमें अपने संविधान की रक्षा के लिए एक नए तरह की डिजिटल रिट की जरूरत पड़ेगी? इस सवाल का फिलहाल कोई एक आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ये वो सवाल हैं जो हमारे न्यायविदों को, हमारे समाज को और हम सबको खुद से पूछने होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। वो बस समय के साथ अपना रूप बदल लेती है। सही कहा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चाहे पावर इंसानों के हाथ में हो या मशीनों के हाथ में, आर्टिकल 32 का वो इंजन कभी बंद ना हो। बिल्कुल, वो इंजन हमेशा चलते रहना चाहिए। इसी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। सुनते रहिए, सोचते रहिए।